नमस्कार मित्रों, राय जुडिशियल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर आपको मेजर लॉ और माइनर लॉ के जितने भी सब्जेक्ट हैं जो आपके पीसीएसजे और एपीओ की परीक्षा में जहां से जिस सब्जेक्ट से प्रश्न आते हैं, ऐसे सब्जेक्ट से आपको जो सेलेक्टेड एमसीक्यू बनते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए, वो सारे एमसीक्यू में डिस्कस करने वाला हूँ। ये जैसे मैं अभी जो एविडेंस एक्ट के एमसीक्यू की शुरुआत किया हूँ, 500 एमसीक्यू मैं इसमें से सॉल्व कराऊंगा। और 500 एमसीक्यू अगर आपने बेयर एक्ट ले के सॉल्व कर लिया, बेयर एक्ट की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बेयर एक्ट के साथ जब ऑब्जेक्टिव्स के साथ आप जब बेयर एक्ट भी प्रोविज़न को देख लेते हैं तो आप मानिए कि आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है। सिर्फ ए डी सी डी इस तरीके से रटने से परीक्षा क्वालिफाई नहीं हो पाती है। तो एमसीक्यू सॉल्व करिए, बहुत बेहतरीन एमसीक्यू हैं, सेलेक्टेड एमसीक्यू हैं। और अगर सच में आपने इतना सॉल्व कर लिया तो फिर आपको किसी बुक गाइड और चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं रह जाती है। तो इसमें 500 क्वेश्चन हैं। अभी 25-25 प्रश्नों के हम सेट तैयार करेंगे। तो ये पार्ट 1 आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, पार्ट 1 है। इसी तरीके से आपको जितने भी पार्ट बनेंगे 500 प्रश्नों में उतने पार्ट बनाए जाएंगे इसमें। तो बिना देर किए हम लोग शुरुआत करते हैं इसकी, ताकि आपका समय भी किल ना हो और आपका तैयारी भी हो जाए। तो ये है आज का पहला प्रश्न कि द लॉ ऑफ एविडेंस कंसिस्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। लॉ ऑफ एविडेंस कंसिस्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग: ऑर्डिनरी रूल ऑफ रीजनिंग, लीगल रूल ऑफ एविडेंस, रूल्स ऑफ लॉजिक, ऑल ऑफ द अबव। जी बिल्कुल नहीं, ये इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लीगल रूल ऑफ एविडेंस। यही है लॉ ऑफ एविडेंस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं और मैं बताऊं आपको कि चलिए दूसरा प्रश्न कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न है कि पॉइंट आउट द करेक्ट आंसर। लॉ ऑफ एविडेंस इज, क्या है लॉ ऑफ एविडेंस? आप ऑप्शन देख रहे हैं, इसमें जो सही ऑप्शन है लेक्स फोराई, कहीं कहीं लेक्स फोरी लिखा रहता है, कहीं कहीं लेक्स फोराई लिखा रहता है। तो लेक्स फोरी जिसको कहते हैं वो सही ऑप्शन है, क्योंकि ये स्थानीय विधि है, यानी जहाँ कार्यवाही की गई है वहीं की विधि लागू होती है। तो इस तरीके से लेक्स फोराई है। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, कुछ के विवरण दिए भी हैं कि कब पूछा गया है ये। आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू, किस पर लागू होता है? सिविल प्रोसीडिंग पर केवल, कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग पर केवल, कि सिविल और क्रिमिनल दोनों प्रोसीडिंग पर, कि नन ऑफ द अबव? तो इंडियन एविडेंस एक्ट आपका सिविल और क्रिमिनल दोनों प्रोसीडिंग पर लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉ ऑफ एविडेंस अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 इज, कि इंडियन एविडेंस एक्ट है क्या? सब्सटेंटिव लॉ है, प्रोसीजरल लॉ है, कि सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजरल लॉ है, कि नन ऑफ द अबव है? बिल्कुल इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोसीजरल लॉ है। ये सब्सटेंटिव लॉ नहीं है। सब्सटेंटिव लॉ के कुछ प्रोविज़न हैं, जैसे स्टॉपेल का प्रोविज़न है, लेकिन इससे ये सब्सटेंटिव लॉ नहीं बन जाती है, ये प्रोसीजरल लॉ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द इंडियन एविडेंस एक्ट वाज ड्राफ्टेड बाय, इंडियन एविडेंस एक्ट को ड्राफ्ट किसने किया था? जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था, इस तरीके से इंडियन एविडेंस एक्ट को भी किसी ने ड्राफ्ट किया होगा। तो उन्होंने किसने किया था? सर जेम्स स्टीफन ने किया था। तो ये आपका आंसर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एज पर सेक्शन 1 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट द एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन, कब अस्तित्व में आया था, कब लागू किया गया था? तो इसको हम लोग कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, 1 सितंबर 1872 की बात है ये, उसी समय से इसको लागू किया गया और सेम डेट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सेक्शन एंड चैप्टर्स आर देयर इन द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872? कितने चैप्टर और कितने सेक्शन हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में? आप देख सकते हैं 167 सेक्शन हैं
और 11 चैप्टर। पार्ट भी अगर पूछ देता तो आप पार्ट 3 बता देते, 3 पार्ट में है। मैं आपको लग रहा होगा कि ये सारे क्वेश्चन तो हमको आ ही रहे हैं। बिल्कुल, जब 500 प्रश्न अगर किसी सब्जेक्ट से आप करेंगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको आ ही रहे होंगे, इसमें कोई बहुत अनोखी बात नहीं है। और इसी वजह से सिस्टमेटिक सेक्शन 1 से हम प्रिपरेशन करा रहे हैं आपकी, ताकि सेक्शन 1 से 67 तक आप जाएं और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाए। और एक बार अगर आप नए हैं तो एक से अधिक बार भी आप उसको देखिए। जो लोग एकदम तैयारी कर चुके हैं वो भी ज़रूर एक बार इसको पूरा करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एज पर प्रियम्बल ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट द 1872 द पर्पज ऑफ दिस एक्ट इज। क्या पर्पज है इसका? प्रियम्बल है ना इसका, हाँ, प्रियम्बल के हिसाब से इसका क्या पर्पज होता है, आप बताइए इसके हिसाब से ऑप्शन। चलिए, उम्मीद है कि आपने कर लिया होगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कंसोलिडेट करना, डिफाइन करना और अमेंड करना एविडेंस से संबंधित विधियों को, यानी समेकित करना, परिभाषित करना और संशोधित करना इसका उद्देश्य है प्रियम्बल के अनुसार। नेक्स्ट, अंडर सेक्शन 1 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट द प्रोसीडिंग विच आर स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। ये कहता है कि धारा 1 के अंतर्गत कुछ ऐसी परिस्थितियां दी गई हैं जिसमें इंडियन एविडेंस एक्ट लागू नहीं होता है। कौन कौन सी परिस्थितियां हैं? प्रोसीडिंग बिफोर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, प्रोसीडिंग बिफोर आर्बिट्रेटर, प्रोसीडिंग बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, नन ऑफ द अबव। इसमें आप देखेंगे ना तो ऑप्शन नंबर बी सही ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ था, ये लिखा है कि स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड है। तो ये इसके बारे में सीधे सीधे क्या है कि मध्यस्थम के समक्ष मध्यस्थम कार्यवाहियों पर ये लागू नहीं होता है, और मध्यस्थ के समक्ष की गई कार्यवाहियों पर ये लागू नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, ये पढ़िए इसको। इंडियन एविडेंस एक्ट does not apply to the proceeding before the arbitrator, affidavits submitted by the deponent of his own, statement made by a child, statement of a person whose past is criminal। अब इसमें से आपको कौन सा वाला ऑप्शन ठीक लग रहा है? तो इसमें से सही ऑप्शन आप बता सकते हैं क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये आर्बिट्रेटर के समक्ष प्रोसीडिंग पर और एफिडेविट पर लागू नहीं होता। चलिए नेक्स्ट है, थोड़ा छोटा हो जा रहा है लेकिन मोबाइल की जो साइज होगी उसी के हिसाब से एडजस्ट हम लोगों को करना पड़ेगा। क्वेश्चन पढ़िए कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट यूजिंग द कोड गिवन बिलो। अब आपको ये स्टेटमेंट पढ़ने पड़ेंगे, पढ़िए। अब मैं सही आंसर आपको बता देता हूं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। मतलब ये कि इनकरेक्ट पूछ रहा है तो केवल एक ही करेक्ट है, बाकी ये तीनों इनकरेक्ट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कि द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 सो मेट एग्जॉस्टिव मेनी रूल रिलेटिंग टू लॉ ऑफ एविडेंस आर कंटेन्ड इन कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इंडियन सक्सेशन एक्ट, नन ऑफ द एबव। सही ऑप्शन हो जाएगा सिविल प्रोसीजर कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विथ रिलेवेंसी ऑफ एविडेंस, रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस,
admissibility of evidence, select the correct answer using the code given below. इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी के बारे में बात करता है इंडियन एविडेंस एक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विथ कॉन्क्लूसिव प्रूफ. निश्चायक सबूत के बारे में कौन कौन सा सेक्शन बात करता है? तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, 41, 112 और 113. नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स हैज़ नॉट बीन डिफाइंड बाय द इंडियन एविडेंस एक्ट अंडर सेक्शन 3. सेक्शन 3 में कौन सी चीज़ डिफाइन नहीं की गई है इंडियन एविडेंस एक्ट के? कोड, डॉक्यूमेंट, एविडेंस, कन्फेशन. बहुत आसानी से आप पकड़ सकते हैं कि कन्फेशन जो है वो सेक्शन 3 में डिफाइन नहीं, कन्फेशन कहीं डिफाइन नहीं. सेक्शन 3 की तो बात ही अलग है. ओनली सच फैक्ट आर मेड रिलेवेंट बाय द एविडेंस एक्ट एज आर इनकम्पास्ड बाई. पढ़ लीजिए. इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि रिलेवेंसी से रिलेटेड है प्रोविज़न? नेक्स्ट अब मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ. सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी सेक्शन 5 से लेके 55 तक का जो एविडेंस एक्ट का प्रावधान है वो रिलेवेंसी से रिलेटेड है और वही है लीगल रिलेवेंसी. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 प्रोवाइड्स दैट एविडेंस मे बी गिवन ऑफ फैक्ट इन इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट. मतलब कि साक्ष्य जो है केवल फैक्ट इन इशू यानी विवादित तथ्य और सुसंगत तथ्यों का ही दिया जा सकता है. और आपको ये बात कौन से सेक्शन में लिखी गई है ये बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी है, सेक्शन नंबर 5 ये बात करता है. अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट द वर्ड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन अकर्स. एक ही समव्यवहार के अंतर्गत किए गए कार्य कौन सी धारा के अंतर्गत सुसंगत होते हैं? बिल्कुल सेक्शन 6 के अंतर्गत. सेक्शन 6 सही आंसर हो जाएगा. आप ट्रेन में भी जा रहे हैं कहीं परीक्षा देने के लिए, आप सारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर जाइए क्योंकि सारे सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे. अगर आप अभी तुरंत जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप देख रहे हैं तब तो मान लीजिए वही वीडियो देख लीजिए, अन्यथा आपको अगर 2-4 दिन बाद भी इस वीडियो को देखते हैं रिकॉर्डेड वीडियो, तो आपको प्ले लिस्ट में आपको इस चैनल की सारी वीडियो मिल जाएगी, आपको लेक्चर मिल जाएंगे उस पर, ताकि आपको किसी गाइड की ज़रूरत ना पड़े प्रिपरेशन करने के लिए. पर्पज़ मेरा यही है. और सबसे बड़ी बात है कि ऑथेंटिक प्रश्न आपको ऑथेंटिक आंसर मिले, क्योंकि कोई गाइड ऐसी नहीं है जिसका सारे क्वेश्चन सही हों. चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं. द फैक्ट विच फॉर्म पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन आज रिलेवेंट अंडर. ये हो जाएगा सेक्शन 6 पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, और इसी को हम लोग खैर अब आगे बात करेंगे. अगला क्वेश्चन हो सकता है हो उस टाइप का. नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं. सेक्शन 7 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट डज नॉट इंक्लूड विच वन ऑफ द फॉलोइंग. मतलब धारा 7 के अंतर्गत कौन सी चीज़ सुसंगत नहीं? ओकेजन, काज, पर्पस, इफेक्ट. क्या हो जाएगा इसमें से? ओकेजन, काज, इफेक्ट तो सेक्शन 7 के अंतर्गत रिलेवेंट ही है, पर्पस रिलेवेंट नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा. एक चीज़ और मैं बता दूं, हाँ यहाँ पर सेक्शन 6 के अंतर्गत रेस जेस्टे का रूल अक्सर पूछा जाता है कि रेस जेस्टे का रूल कौन से सेक्शन के अंतर्गत आता है. तो ये पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन कहें चाहे रेस जेस्टे कहें, एक ही है. रेस जेस्टे इंग्लिश लॉ का रूल है, भारत में रेस जेस्टे शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कि मोटिव प्रिपरेशन एंड प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट इज कवर्ड अंडर सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. कौन से सेक्शन के अंतर्गत तैयारी हेतु तैयारी पूर्ववर्ती और पश्चातवर्ती आचरण सुसंगत है? बिल्कुल आपका सही अंदाजा है, सेक्शन नंबर 8 के अंतर्गत, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सक्लूसिव इन सेक्शन 8 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट.
फॉर रिलेवेंसी, इंटेंशन, मोटिव, प्रिपरेशन, कंडक्ट। बहुत आसानी से आप पकड़ लेंगे सेक्शन 8 के अंतर्गत क्या नहीं आता है ना। तो आप बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं, इंटेंशन नहीं आता है। प्रिपरेशन, मोटिव और कंडक्ट तो सेक्शन 8 के अंतर्गत रिलेवेंट होते ही हैं। इंटेंशन नहीं आता, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। आइडेंटिफिकेशन परेड किस सेक्शन के अंतर्गत होती है, यानी पहचान कार्यवाही हिंदी में उसको कहते हैं, कौन सी धारा के अंतर्गत है? तो ये होता है सेक्शन 9 के अंतर्गत। आप जानते भी हैं कि सेक्शन 54A के अंतर्गत भी ये चीज़ होती है, शिनाख्त कार्रवाई। और रिलेवेंट कौन सी धारा के अंतर्गत होती है? तो सेक्शन 9 के अंतर्गत होती है इंडियन एविडेंस एक्ट के। और ये मुझे उम्मीद है कि इसके बाद एक क्वेश्चन और रह जाएगा कि मैच करना है आपको इसमें से, और आप मैच करके बताइए सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा सी? क्योंकि फैक्ट एज इफेक्ट ऑफ फैक्ट इन इशू, ये आएगा सेक्शन नंबर इफेक्ट सेक्शन 7 के अंतर्गत रिलेवेंट होता है। पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन कौन सा सेक्शन आएगा? आपको आएगा सेक्शन 6 पर। फैक्ट विच कॉन्स्टिट्यूट प्रिपरेशन, प्रिपरेशन कौन से सेक्शन के अंतर्गत आएगा? 8 के अंतर्गत आएगा। और फैक्ट नेसेसरली टू एक्सप्लेन आर इंट्रोड्यूस रिलेवेंट फैक्ट, ये सेक्शन 9 के अंतर्गत आएगा। तो इसलिए आपको आ जाएगा सही ऑप्शन सी। नेक्स्ट, थिंग्स सेड आर डन बाई कॉन्स्पिरेटर इन रेफरेंस टू कॉमन डिज़ाइन इज रिलेवेंट फैक्ट अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। यानी षड्यंत्रकारी द्वारा सामान्य अभिकल्पना के संबंध में कही गई या की गई बातें कौन सी धारा के अंतर्गत रिलेवेंट होती हैं? तो ये आप आ जाएगा सेक्शन नंबर 10। तो ये है आपका आज का प्रैक्टिस सेट। और एक सेकेंड, नहीं अभी एक क्वेश्चन और है, अभी अरे 2 क्वेश्चन है। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रिलेवेंट आर रिलेवेंट if they are inconsistent with any fact in issue or relevant fact. Which one of the following section of the Indian Evidence Act contains the aforesaid principle of law? माने जो तथ्य अन्यथा सुसंगत नहीं है वो कब सुसंगत होंगे, इसके बारे में कौन सी धारा में प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सेक्शन नंबर 11। जो तथ्य अन्यथा सुसंगत नहीं है वो कब सुसंगत हो जाएंगे? जब वो विवाद्य तथ्य और सुसंगत तथ्य से असंगत होते हैं, या विवाद्य तथ्य या सुसंगत तथ्य के अस्तित्व को इतना अधिसंभाव्य या अनधिसंभाव्य बनाते हैं जिससे सामान्य बुद्धि का व्यक्ति उसी अनुमान पर कार्य करता है। तो ये आपका सही आंसर हो जाता है सेक्शन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जिसका जिक्र मैं करने ही जा रहा था लेकिन मुझे लगा कि हो सकता है अगला प्रश्न वही हो, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट provides the provision regarding plea of alibi। plea of alibi यानी अन्यत्र उपस्थिति का तर्क कौन सी धारा के अंतर्गत रिलेवेंट होता है, ग्राह्य होता है? तो इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन, सही ऑप्शन आपके हिसाब से डी होना चाहिए, सेक्शन नंबर 11। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक रहेगा और थोड़ी सी बातें और जान लेते हैं। मैं बता दूं और कि इससे आगे के प्रश्न अब आपको दूसरे पार्ट में मिलेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि यह पहला पार्ट था। और आप लोगों की प्रिपरेशन करने का एक बेहतरीन विकल्प है अनअकैडमी। अनअकैडमी से प्रिपरेशन कैसे करें मैं ये बता देता हूँ। अनअकैडमी के बारे में थोड़ी सी बात। जैसे अनअकैडमी एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जैसा कि आप लोग पहले से भी इस बात को जानते होंगे। और इस प्लेटफार्म पर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उन सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराई जाती है।
और इस प्लेटफार्म के माध्यम से आपको जुडिशियरी यानी पीसीएस जी की भी प्रिपरेशन कराई जाती है, एपीओ की भी, जेएस की भी प्रिपरेशन कराई जाती है। तो ये इस प्लेटफार्म के बारे में आप जानते ही होंगे कि यहाँ पर आप मुझे देख सकते हैं, मैं अनअकैडमी पर भी एजुकेटर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। और यहाँ पर अभी तत्काल में जुडिशियरी मेजर लॉ बैच शुरू हुआ है जो कि 2022 के लिए, इसमें मेजर लॉ सारे पढ़ाए जाएंगे। 11 अगस्त से शुरू हुआ है। आशा तिवारी मैम, मैं, फैज़न खान सर और आनंद मिश्रा सर मिलकर इस बैच को चलाएंगे। 9 महीने की ड्यूरेशन होंगी। चाहे तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और इस बैच का लाभ ले सकते हैं। उसके अलावा अनअकैडमी पर आपको जुडिशियरी के मेंस की टेस्ट सीरीज चलती है, केस लॉ बेस्ड टेस्ट भी होते हैं ताकि आप ये केस न भूलें। जुडिशियरी लीडर्स बैच भी चल रहा है, आप उस बैच को भी अभी फ़िलहाल ज्वाइन कर सकते हैं। कम्प्रिहेंसिव जुडिशियरी बैच भी एक चल रहा है। तो इतने सारे बैच आपको चल रहे हैं और इसके क्लासेस के फीचर्स ये होते हैं कि आप हैंड रेज करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। चलती क्लास में आप टीचर से बात करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। लेक्चर के नोट्स आपको मिल ही जाते हैं पीडीएफ के फॉर्मेट में। उसके अलावा आप लाइव क्लासेस किसी कारण से अगर नहीं भी कर पाते हैं तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर होते हैं और अनलिमिटेड बार आप उसको देख सकते हैं। तो इसमें भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जब तक आपका सब्सक्रिप्शन है तब तक आप देखते रहिए। प्राइसिंग प्लान क्या है? प्राइसिंग प्लान आप देख सकते हैं, ऑफलाइन कोचिंग के मुकाबले ये प्राइसिंग प्लान काफ़ी कम है। फिर भी अब बहुत कम भी नहीं कह सकते, तो आप देख सकते हैं कि 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ और 24 मंथ, ये सारे ऑप्शन उपलब्ध हैं। इसमें से कोई भी ऑप्शन चुना जा सकता है और कोई भी प्लान लेंगे तो आप इंस्टॉलमेंट में भी फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। और एक चीज़ ज़रूर आप यूज़ करिएगा, ये मेरा एक कोड है राय लॉ 10, राय लॉ 10। इस कोड का अगर आप प्रयोग करेंगे ना तो कोई भी फ़ी प्लान आप लेंगे तो उसमें 10% का सीधे सीधे डिस्काउंट हो जाएगा। तो ये आप ज़रूर करिएगा, इसका फ़ायदा आप ज़रूर लीजिएगा। उसके अलावा आइकॉनिक भी है। आइकॉनिक में आपको एक ही बार फ़ी थोड़ी सी ज़्यादा देनी होती है, लेकिन आप टीचर से जुड़े रहते हैं और टीचर से बात करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल भी है अनअकैडमी जुडिशियरी के माध्यम से। इस चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं बहुत सारी चीज़ों से। अनअकैडमी जुडिशियरी के बाद एक टेलीग्राम चैनल भी है, अनअकैडमी जुडिशियरी के नाम से नहीं होगा, वो UA धर्मेंद्र कुमार राय आप सर्च करेंगे तो वो चैनल आप मिल सकती है आपको। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी, आप इसको ध्यान रखिएगा। जब भी इसका लाभ उठाना होगा तो आप ज़रूर संपर्क कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।